हाँ जी बेटा। तो हम डिस्कशन कर रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में, है ना। और आज इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं यहाँ पर, एंड दैट इज द ग्रोथ मॉडल्स। अक्सर इसमें से नीट के अंदर या बोर्ड्स के अंदर जो है क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना। नीट में भी और बोर्ड्स में भी, जैसा मैंने कल कहा था। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है साहब। तो क्वेश्चन आया कि एक क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया शुरुआत में कि डज ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। क्या ग्रोथ में, किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ में टाइम के साथ कोई स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑब्जर्व किए जाते हैं क्या? मतलब हम बता सकते हैं क्या कि भाई इस तरीके से ग्रोथ बढ़ेगी इन फ्यूचर या बढ़ रही है? क्या उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है और क्या वो स्पेसिफिक होता है? तो हम कहते हैं बिल्कुल यस। ग्रोथ के जो पैटर्न होते हैं किसी पॉपुलेशन के लिए वो स्पेसिफिक होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं। ठीक है। तो यहां पर वर्ड आया ग्रोथ मॉडल। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रोथ मॉडल? ग्रोथ मॉडल से क्या मतलब है? तो हम कहते हैं ग्रोथ मॉडल से मतलब है कि अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, किसका? ग्रोथ का, ग्रोथ के बढ़ने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे यहां अगर आप इस ग्राफ को देखो, अभी हम डिस्कस करेंगे, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहां पर टाइम एंड किसके बीच में? द पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में, है ना। टाइम एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है यहाँ पर, और उसमें आपने दिखा के पैटर्न्स दिखा रखे हैं। तो हम कहते हैं कि ग्राफिक पैटर्न ऑब्टेन्ड व्हेन अ पॉपुलेशन ग्रोथ इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ वर्सेस टाइम के बीच में जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो उनको हम बोलते हैं ग्रोथ मॉडल्स। और किसी भी पॉपुलेशन में दो तरीके के ग्रोथ मॉडल देखे जा सकते हैं, या तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जिसको हम जे शेप्ड ग्रोथ मॉडल भी बोलते हैं, और या लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जिसको हम एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। तो दो तरीके की ग्रोथ मॉडल जो है यहां पर हम देख सकते हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है। तो देखो बेटा, जैसा मैं कह रहा हूं यहां पर कि दो तरीके के ग्रोथ मॉडल जो हैं हम ऑब्जर्व करेंगे किसी भी पॉपुलेशन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगर आप देखो तो अक्सर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल दो तरीके के होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जिसको जे शेप्ड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, या लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, है ना, या एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल, या वर्ल्ड हर्स्ट पर्ल ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है इस एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल को, जिनके बारे में अपन एक बार डिसाइड अभी डिस्कशन करेंगे। नाउ एक चीज समझो कि किसी भी गिवन स्पेस में, अगर किसी भी गिवन एरिया में इन कॉन्टेक्स्ट टू द टाइम अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करूं, तो बेसिकली ये डिपेंड किस पे करेगा? तो मैं कहूंगा कि भाई इस एरिया में प्रेजेंट रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा। रिसोर्सेस किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए बेसिक रिक्वायर्ड रिसोर्सेज जो है वो कैसे हैं, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? रिसोर्सेज से मतलब, रिसोर्सेज से मतलब फूड, रिसोर्सेज से मतलब शेल्टर, रिसोर्सेज से मतलब पार्टनर, मेट, है ना। तो अगर कंडीशंस कैसी हैं, अगर रिसोर्सेस कैसे हैं, अनलिमिटेड है, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ठीक है, तो जो ग्रोथ पैटर्न हम देखेंगे किसी भी पॉपुलेशन में वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा आपको एक्सपोनेंशियल या जे शेप्ड, अनलिमिटेड अगर ग्रोथ रिसोर्सेस हो तो। लेकिन जब रिसोर्सेस क्या हो, लिमिटेड हो, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो ग्रोथ पैटर्न जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा यहां पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व या एस शेप ग्रोथ कर्व। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में। तो देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जिसको मैं क्या भी कह रहा हूं, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। कब बोला मैंने? मैंने कहा कि जब रिसोर्सेज
और रिसोर्सेज से मतलब स्पेशली अगर मैं कहूं तो यहाँ पर फूड एंड स्पेस, है ना। जब किसी पॉपुलेशन के लिए फूड और स्पेस कभी लिमिटेड नहीं हो, अगर उस टाइम पीरियड में अनलिमिटेड हो रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, तो आप देखोगे कि पॉपुलेशन वहां पर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये एक्सपोनेंशियल। आपने मैथ्स में 10th क्लास में पढ़ा होगा जीपी एंड एपी, है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको आप बोलते हो, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के दौरान होता है। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, देखो समझ जाओगे आप कि किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में अगर फूड स्पेस 5000 इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के 5000 इंडिविजुअल्स के लिए है, और अभी उस हैबिटेट में ओनली 5 इंडिविजुअल्स आर देयर, तो वहां कोई लिमिटेशन नहीं है उनके लिए रिसोर्सेस की, कोई वहां पर स्पेस की लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज है 5000 के लिए, जबकि अभी है कितने कुल 5। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में ये जो पॉपुलेशन है वो जीपी की तरीके से, ज्योमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की तरह से बढ़ेगी, 1, 2, 4, 8, है ना। ऐसा ग्रोथ जो ज्योमेट्रिक फैशन में हो या एक्सपोनेंशियली हो, उसको हम क्या कहते हैं यहां पर, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जे शेप्ड ग्रोथ कर्व। और ये देखो, अगर आप देखो किसी में, तो ये इस वाले ग्राफ में अगर आप देखें तो ये ए वाला जो दिखाया है रेड कलर में जो दिख रहा है आपका, इन विद रेस्पेक्ट टू द टाइम एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको रेड कलर में जो दिखाया है, या इस वाले में ये जो दिखाया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को दिखा रहे। और अगर आप देखो इसमें तो ये जे शेप दिख रहा है, बहुत स्टीप है ये जो इसका जो स्लोप है ना, काफी स्टीप है, यूं ऐसे यूं एकदम से स्टीप होता हुआ जाता है, जे शेप फॉर्म में है, और इसीलिए हम इसको जे शेप कर्व कहते हैं। तो देखो बेटा, अगर आप इस ग्राफ को देखें, और इस ग्राफ में अगर देखें आप, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को दिखा रहा है यहां पर। अब अगर कोई पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन का किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो पॉपुलेशन का साइज है वो n है, सपोज करो n है, तो टी टाइम के बाद वो पॉपुलेशन कितनी होगी, इस चीज को एक्सपोनेंशियली हम कैसे लिखते हैं, दैट इज dn/dt इक्वल्स टू rn। यहां पर dn/dt इक्वल्स टू rn। तो यहां ये r क्या है भाई, व्हाट इज दिस r, तो हम कहते हैं यहां ये जो r है ना, दिस r इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहलाती है। r इज व्हाट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज किसके बराबर होता है, ये r किसके बराबर होता है, तो हम कहते हैं भाई ये r या नेचुरल इंक्रीज जो है ये बर्थ रेट माइनस डेथ रेट के बराबर होता है। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, है ना। मान लो किसी जगह पर अगर 100 जो है इंडिविजुअल पैदा हुए एक साल में और 80 मरे, ठीक है, तो मैं कहूंगा यहाँ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है वो कितनी है, दैट इज 20। आर की वैल्यू कितनी है, 20। फाइन। सो आर इज व्हाट, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और जो कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट के इक्वल होती है। तो अगर उस फॉर्म में अगर इसको मैं फॉर्मूले को लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, dn/dt इक्वल्स टू b माइनस डी इंटू एन, ऐसे भी। ये देखो यहां पर ये फॉर्मूला को मैंने हाईलाइटेड करके दे रखा है इसी को, ठीक है। यानी टी टाइम के बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन को देखना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, dn/dt इक्वल्स टू rn, जहां मैंने r क्या कहा, ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। इस इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को माल्थूसियन पैरामीटर भी कहा जाता है, माल्थूसियन पैरामीटर।
इवोल्यूशन में एक साइंटिस्ट डार्विन के साथ के साइंटिस्ट थे, डार्विन वाज फेमस टू गिव द थ्योरी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज के, नई स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ। लेकिन एक्चुअली डार्विन का ये जो लॉ था, ये एक साइंटिस्ट थे मॉल्थस, उनके ही एक कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म था अगर देखा जाए तो मॉल्थस ने क्या कहा था, मॉल्थस ने कहा था कि भाई अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में देखें तो होता क्या है, उस ऑर्गेनिज्म में एक टेंडेंसी होती है ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होने की, जीपी फॉर्म में इंक्रीज होने की। जीपी फॉर्म में मतलब 1 2 4 8 16 32 ऐसे इंडिविजुअल कोई स्पीशीज जो बढ़ती है वो हमेशा ऐसे ही बढ़ती है 1 2 4 8 जीपी या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की तरह बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बढ़ नहीं पाती हमेशा, अनलिमिटेड इनफाइनेटली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी आके क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तो फिर कंपटीशन होता है, और उसके बाद वो ग्रोथ क्या हो जाती है, वो ग्रोथ फिर एक कंट्रोल्ड कंडीशन में चलती है। तो वही माल्थस जो थे, उन्हीं ने यहां पर ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या माल्थुसियन पैरामीटर दिया था, जो क्या था, जो मैंने कहा द नेट रेट ऑफ द ग्रोथ पर इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम में रेट है तो पर यूनिट ऑफ टाइम में होगी, है ना। तो वो यहां पर आर की वैल्यू, और अगर हम आर की वैल्यू के बारे में अगर हम कहें तो एक चीज और समझने की है कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है, ये हमको इस चीज को समझने में हेल्प करती है कि किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ पर वहां प्रेजेंट दूसरे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर का क्या इफेक्ट हो रहा है। सपोज करो कोई दो पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन ए है और एक पॉपुलेशन बी है। अब एक पॉपुलेशन की आर की वैल्यू 10 आ रही है और दूसरी पॉपुलेशन की आर की वैल्यू 20 आ रही है। इसका मतलब क्या है, ए में बर्थ रेट के कंपैरिजन में अगर कहा जाए, डेथ रेट दोनों ए और बी में अगर देखा जाए, तो इसका मतलब कुल मिला के क्या हो रहा होगा कि जो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट है वो कहां कम आ रहा है, वो ए में कम आ रहा है। इसका मतलब कंडीशंस ज्यादा कंपटीशन वाली कहां है, इसका मतलब ए में है, और कंपटीशन वाली कंडीशंस कम कहां है, बी में है, और इसलिए वहां पर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, बी में इंक्रीज होगा, क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा है यहां पर। इसका मतलब वहां कंडीशंस पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए बी में फेवरेबल हैं, और वो फेवरेबल है, इसका मतलब बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स पॉजिटिव तरीके से उस पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल है। लेकिन ए में आर की वैल्यू कम है, और आर की वैल्यू अगर कम है, इसका मतलब यहां पर बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर जो है नेगेटिव इंपैक्ट दिखा रहे हैं यहां पर, और पॉपुलेशन के को बढ़ने से रोकने का काम कर रहे हैं। तो हम इस आर को स्टडी करते हुए एक्चुअली बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ पे कैसे फर्क डाल रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से फर्क डाल रहे हैं या नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। ना अगर मैं यहां एक बात और कहूं तो आर की वैल्यू जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, आर की वैल्यू है ना, जैसे नॉर्वेन रेट्स के लिए दिया हुआ है कि आर की वैल्यू जो है वो 0.015 होती है, और फ्लोर बीटल के लिए ये 0.12 होती है। इसका मतलब है कि फ्लोर बीटल जो है उसकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, क्योंकि आर की वैल्यू नॉर्वे रेट की कंपैरिजन में ज्यादा है, यानी वहां कंडीशंस उनके लिए कैसी होंगी, सुटेबल होंगी, और इसलिए वहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसीलिए आप देखो, अगर फ्लोर बीटल के बारे में कहा जाए, एक बार घुन लग जाते हैं, अगर वो फ्लोर बीटल हो जाते हैं आटे में, तो देखो उनकी कितनी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ती है, 2 दिन में 3 दिन में कितने सारे हो जाते हैं वो इंसेक्ट उसमें आटे में, वहां पर एक्सपोनेंशियली। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू क्या है वहां पर, कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी तो आपको जो ग्रोथ का कर्व दिखाई देगा वो जे शेप्ड कर्व दिखाई देगा, और ये तब तक दिखाई देगा जब तक कि रिसोर्सेस कैसे हैं, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है माने
जैसे अगर ये कोई एक हैबिटेट है और मैंने कहा इस हैबिटेट में 5000 इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज कैन सर्वाइव और अभी 100 ही हैं यहाँ पर, तो 100 से 200 हो गए, रिसोर्सेज अभी भी अनलिमिटेड है। 200 से 400 हो गया, रिसोर्सेज अभी भी अनलिमिटेड है। 400 से 800 हो गया, रिसोर्सेज अभी भी अनलिमिटेड है। 1600 हो गया, अभी भी अनलिमिटेड है। 3200 हो गया, अभी भी अनलिमिटेड है। लेकिन जैसे 6400 हुआ, रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। अब यहां पर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन ये शुरुआत में यहां अगर आप देखो तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा। क्यों? रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे। ठीक है। और आपने फिजिक्स में इंटीग्रेशन और ये सब किया हुआ है, मेरे से ज्यादा आपको आती हैं ये सारी चीजें। तो आपको पता होगा जब dn by dt इक्वल्स टू rn का आप इंटीग्रेशन करोगे और उसके बाद इसका फॉर्मूला निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा nt इक्वल्स टू n0 e टू द पावर rt। ठीक है, याद रखना nt इक्वल्स टू n0 e टू द पावर rt, जहां nt क्या है? टी टाइम के बाद पॉपुलेशन। मान लो इस ग्राफ में मैं यहां पर इस टी टाइम पे यहां पर पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ये है ना, ये टी टाइम बाद यहां। तो ये शुरुआत में तो ये तो क्या थी? n0, तो ये क्या हो गई? nt हो गई। एंड दिस nt इज व्हाट? दिस nt इज द पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t। एंड n0 क्या? जीरो पर। ये देखो यहां पर ये जीरो टाइम पे, जब ये जीरो टाइम था, इस जगह पे जो पॉपुलेशन थी, दैट इज n0। and R is what? R is the intrinsic rate of natural increase and E is what? In this formula E is what? E हम अगर कहें तो base of the natural logarithm है, जिसकी वैल्यू यहां पर फिक्स होती है and that is 2.71828। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। 2.71828 is the log value of E। तो nt इक्वल्स टू n0 e टू द पावर rt पे बेस वैसे न्यूमेरिकल बोर्ड में कभी आए नहीं है, नीट में भी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन अगर शायद आपका एम्स का कोई एग्जाम होता तो उसमें यहाँ पर nt और n0 की वैल्यू देके और आपसे अगर ये कैलकुलेशंस करवाते तो भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो मेरे हिसाब से। e की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। e की वैल्यू यहाँ है कि e की वैल्यू क्या लेंगे उस केस में अगर सॉल्यूशन करने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए, 2.71828 लेनी है। ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि सर आप कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकते हो क्या कि जिसमें ये टाइम और पॉपुलेशन डेंसिटी के बीच में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हम कहीं देख पाए नेचर में, जे शेप ग्रोथ कर्व देख पाए? तो मैं कहता हूं बिल्कुल। अगर आप कभी भी कहीं पर भी एल्गल ब्लूम देखो, किसी भी वाटर बॉडी में अगर एल्गल ब्लूम देखोगे तो वो एल्गल ब्लूम जो होता है उस समय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ही होती है। अब पहली बात तो ये एल्गल ब्लूम क्या है सर? ये आप लोगों ने अगर देखा हो तो बारिश के बाद वाटर बॉडीज जो होती है उनमें एल्गीज की ग्रोथ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। पूरी वाटर बॉडी ग्रीन एल्गीज से कवर्ड हो जाती है। क्यों? बारिश का रनअवे वाटर जब फार्म हाउस वगैरह पे खेतों में इनमें आता है तो यहाँ से पानी रनअवे वाटर जो जाता है उसके साथ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आके वाटर बॉडी में इकट्ठे हुए, यानी ये वाटर बॉडी क्या हो गई? रिच इन न्यूट्रिएंट्स, the nutrients which are required for the growth of the algae। और इसलिए अब जैसे न्यूट्रिएंट्स रिच हुए, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हुए, यहां पर जो एल्गीज प्रेजेंट है वो जो एक्सपोनेंशियली क्या करना शुरू करती है? फिर बढ़ना शुरू करती है, ज्योग्राफिकली इंक्रीज होना शुरू होती है। और इसीलिए आप थोड़े ही दिनों में यहां देखते हो कि पूरी वाटर बॉडी जो है वो ग्रीन एल्गीज से कवर हो जाती है। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, सॉरी, जब तक रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। असल में जब भी कभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व आप देखोगे, अगर आपसे कभी वैसे, क्योंकि अभी हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान देना, इसलिए अगला वाला पॉइंट आपको इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछे कि इस ग्राफ का फेट क्या होगा आगे, ये ग्राफ आगे और कैसे चलेगा, तो ध्यान देना कि ये ग्राफ आगे जो है डीग्रोथ दिखाएगा। यहां पर ऐसे एकदम से जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से घटेगा। क्यों? याद करो अभी इस वाले एग्जांपल में मैंने क्या कहा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हो रहा था तो 3200 तक रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, लेकिन जैसे 6400 हुए
तो यहाँ एक्चुअली फूड तो कितनों के लिए था, सिर्फ 5000 के लिए, लेकिन अब इंडिविजुअल कितने हो गए, 6400 हो गए, यानी 1400 ऑर्गेनिज्म जो है उस स्पीशीज के, उस पॉपुलेशन के ज्यादा हो गए। तो नेचुरली जो वीक है इन 6400 में से, जो भी वीक है, जो कॉम्पीट नहीं कर सकते, वो वाले मारे जाएंगे, यहां पर वो मारे जाएंगे, तभी वो क्या हो सकता है, 5000 सर्वाइव कर सकते हैं। तो सेम अगर किसी वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम जब होता है, तो जब कंडीशंस अनलिमिटेड है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही कंडीशंस की जो लिमिट है उससे बाहर हो गए, तो जो भी कंपटीशन में इंफीरियर होंगे वो खत्म होंगे, और इसलिए एकदम से सिग्निफिकेंटली आपको क्या भी दिखाई देगी, वहां पर डीग्रोथ दिखाई देगा। लेकिन आपको इस ग्राफ में ये चीज दिखाई नहीं है, आपको इस ग्राफ में इसके आगे का ये डीग्रोथ नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ग्रोथ मॉडल्स पढ़ रहे हैं, ना कि डीग्रोथ मॉडल्स, समझे? इसलिए वहां पर ये दिखाया नहीं है, बट इसका फेट यही होता है आगे। दैट इज अबाउट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। नाउ अगला मैं बात कर रहा हूं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व या एस शेप्ड कर्व के बारे में। ध्यान देना, कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी स्पीशीज की कोई भी पॉपुलेशन अनलिमिटेड टाइम तक एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगी, एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी किसी टाइम पर तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होंगे ही होंगे, जैसे इस वाले एग्जांपल में हुए। जब 100 था, उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल का नंबर, रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, 200 पे अनलिमिटेड थे, 1000 पे अनलिमिटेड थे, इवन 3200 तक भी अनलिमिटेड थे, लेकिन जैसे नंबर बढ़ के और 6400 हुआ था, वो रिसोर्सेज अब लिमिटेड हो गए थे। यानी क्या है, यानी अगर मैं कहूं तो किसी ने हर किसी हैबिटाट की किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पॉपुलेशन के लिए कोई एक मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होगी। क्या होगी? कोई न कोई एक मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होगी उसकी। कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी से मतलब, कैरिंग कैपेसिटी से मतलब है किसी हैबिटेट में या किसी एनवायरनमेंट में कितने रिसोर्सेज है, कितने रिसोर्सेज हैं जो कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के मैक्सिमम नंबर को, कितने मैक्सिमम नंबर को वो सपोर्ट कर सकता है बिना लिमिटेड हुए। जैसे उस पहले वाले एग्जांपल में मैंने यहां पर कहा था कि इस हैबिटेट की यहां पर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, अगर आपको देख समझ में आ रहा हो तो कैरिंग कैपेसिटी है 5000, यानी 5000 इंडिविजुअल तक रिसोर्सेज कैसे हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन 5000 एक होती रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। यानी इस हैबिटेट में उस पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल कितने रह सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल जो रह सकते हैं वो है यहां पर 5000, उससे ज्यादा नहीं रह सकते, उससे ज्यादा होते ही क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये 5000 क्या था इस एग्जांपल के लिए, अगर मैं कहूं तो कैरिंग कैपेसिटी है। तो कैरिंग कैपेसिटी की अगर आपसे डेफिनेशन पूछे, व्हाट डू यू मीन बाय द कैरिंग कैपेसिटी, तो मैं कहता हूं कैरिंग कैपेसिटी जो है, every habitat or environment has a resources to support a maximum possible number and beyond which no further growth is possible. That limit is what? That limit is called carrying capacity, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कभी किसी पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर मॉडल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होगा या एस शेप्ड ग्रोथ कर्व होगा, या जिसको हम वर्ल्ड हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं, अगर ये होगा तो ग्रोथ कर्व हमेशा एस शेप्ड या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व दिखाई देगा। एस शेप्ड या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होगा वो हमेशा, एस शेप या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, एस शेप या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ये देखो, ये एस शेप या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है। ये ऊपर ये एक जो रेड लाइन ये बनाई है ये वाली, दिस इज व्हाट, दिस इज शोइंग द कैरिंग कैपेसिटी के, उस पर्टिकुलर किसी हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी के। तो अगर मैं इसी ग्राफ को यहां समझाऊं ऐसे, जैसे टाइम यहां लिया मैंने, यहां पॉपुलेशन डेंसिटी ली, ठीक है, और मान लो
यहां मैं कह रहा हूं कि भाई ये एक कैरिंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर हैबिटेट की, यहां तक। तो आप क्या देखोगे, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो कंपटीशन हो रहा है, तो उस केस में आप जो ग्रोथ का कर्व देखोगे वो सिग्मॉइड होगा, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व होगा, ऐसे, ये इस तरह का एस शेप्ड। और इस एस शेप्ड में सबसे पहला ये वाला, ये देखो ये वाला जो फेज है, दिस फेज इज अ फेज ऑफ द स्लो ग्रोथ। इस समय ग्रोथ क्या हो रही है, धीमी हो रही है। और ये वाला जो फेज है, जो ए, ये सबसे पहला वाला जहां ग्रोथ धीमी है, दैट फेज इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज लैग फेज। इसको लैग फेज कहते हैं, लैग फेज। फिर उसके बाद इसमें देखो यहां से यहां तक का ये वाला जो फेज है, दिस इज, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जे शेप कर्व में हो रहा था, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, फेज ऑफ एक्सिलरेशन, इसको क्या कहेंगे, फेज ऑफ एक्सिलरेशन, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फेज। और फिर रिसोर्सेज होने लगे लिमिटेड, और जब फिर रिसोर्सेज लिमिटेड होने लगे तो ये ग्रोथ देखो अब क्या होने लगी, धीमी होने लगी, लो होने लगी। अगर ये एक्सपोनेंशियली चल रहा होता तो ये ग्रोथ यूं जाती ऐसे, लेकिन आप देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अब रिसोर्सेज लिमिटेड हो रहे हैं तो ग्रोथ देखो क्या होती गई, कम हो रही है। ये देखो ये ग्रोथ कम हो रही है यहाँ पर, और इसलिए ये कर्व यूं बेंट हुआ। तो दिस सी इज व्हाट, द फेज ऑफ डिसेलरेशन, ग्रोथ जहां क्या हो रही है, कम हो रही है। और फाइनली ये चौथा वाला फेज जो है, ये चौथा वाला फेज, ये यहां से ये जो चल रहा है, दिस D1, दिस इज व्हाट, एसिम्प्टोट और स्टेशनरी फेज। एसिम्प्टोट और स्टेशनरी फेज है ये। एसिम्प्टोट या स्टेशनरी फेज से क्या मतलब है कि जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगी तो बस अब पॉपुलेशन उस कैरिंग कैपेसिटी के आसपास ही मूव करेगी, उससे नीचे रहेगी। ये 5000 है तो 5000 से ऊपर अगर कोई भी एक भी इंडिविजुअल गया तो कोई ना कोई एक जो इंफीरियर होगा वहां कंपटीशन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी उससे नीचे हो जाएगी पॉपुलेशन वापस। सो एसिम्प्टोट से क्या मतलब है, अगर आपसे कहे एसिम्प्टोट मींस व्हाट, अ लाइन इन अ ग्राफ अप्रोचेस बट डज नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस। ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन जो है ना, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऊपर नहीं जाएगी या इसको क्रॉस नहीं करेगी, ये है ना, हमेशा इसके नीचे नीचे, इसके साइड साइड में चलती रहेगी यहाँ पर। तो एसिम्प्टोट कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा आपको हमेशा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होगा, जिसको वर्ल्ड हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, या एस शेप्ड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। और यहां इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो dn/dt इक्वल्स टू rn का मॉडिफिकेशन ही है। dn/dt अपन ने एक्सपोनेंशियल के लिए पढ़ा था, है ना, उसका मॉडिफिकेशन क्या है यहाँ पर। इसमें अगर आप देखो तो dn/dt के साथ में k माइनस एन अपॉन के इज ऑल्सो एडेड। और ये k क्या था, ये देखो ये कैरिंग कैपेसिटी, और n क्या है, n इज इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जो वहां पर हम कह रहे हैं कि n0 थी, और n इज किसी पर्टिकुलर t टाइम पर जो पॉपुलेशन है वो है ना। तो n0 तो यहाँ पर शुरुआत में होती है, और nt किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पर, द फॉर्मूला इज dn/dt इक्वल्स टू rn इन ब्रैकेट k माइनस एन अपॉन k। और यहाँ k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, ध्यान रखना, द k इज कैरिंग कैपेसिटी। तो जिस हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, वहां पर उस पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल का पॉपुलेशन साइज भी उतना ही बड़ा होगा। अगर किसी एक्स जगह पर अगर 5000 की कैरिंग कैपेसिटी और किसी वाई जगह पर अगर 10,000 की कैरिंग कैपेसिटी है, तो नेचुरली वहां पर जहां 10,000 की कैरिंग कैपेसिटी है वहां पर उसी स्पीशीज के इंडिविजुअल का पॉपुलेशन साइज बड़ा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आया सर, इन दोनों ग्रोथ मॉडल में से जो जे शेप्ड ग्रोथ मॉडल आप बोल रहे हो और जो एस शेप्ड ग्रोथ मॉडल आप बोल रहे हो, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल, उनमें से कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है, कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक है, नेचर में कौन सा ग्रोथ कर्व आपको रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कि भैया लॉजिस्टिक जो ग्रोथ मॉडल होता है दैट इज ऑलवेज मोर रियलिस्टिक। क्यों, क्योंकि उस केस में आप क्या देखते हो, यहां पर आप देखते हो कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके नीचे रहती है पॉपुलेशन की साइज। ठीक है, तो
कभी भी किसी भी पॉपुलेशन में अगर हम कहें तो सूनर और लेटर क्या होगा, सूनर और लेटर जो है वो कंडीशंस लिमिटिंग हो जाएंगी और फिर उसके बाद वो लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न ही दिखाएगा वहां पर। ना यहां एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी ह्यूमंस के लिए ग्रोथ का कौन सा पैटर्न, ह्यूमन की पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो ग्रोथ का कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहां पर लॉजिस्टिक दिखाई दे रहा है या एक्सपोनेंशियल दिखाई दे रहा है, किस तरह का ग्रोथ पैटर्न है? एनीवन कैन शेयर देयर व्यूज। यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर व्यूज। यस, बिल्कुल है ना। तो आप अभी अगर एक चीज समझो तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कभी कि अभी प्रेजेंटली ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व किस तरह का है, तो अभी प्रेजेंटली ह्यूमंस का ग्रोथ कर्व जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की जैसे दिखाई दे रहा है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंट्रोल करने की, और अभी कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं आए हम, है ना, और इसलिए जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। लेकिन दिस इज अ अलार्मिंग सिचुएशन, दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सपोनेंशियल चल रहा है तो किसी न किसी दिन क्या होगा, सडनली एक दिन लिमिटेड हुई तो क्या होगा, वहां पर पॉपुलेशन जो है फिर वहां पर एकदम सिग्निफिकेंटली घट भी सकती है। आई बस में डी ग्रोथ हमने कहा ना, डी ग्रोथ, तो वो भी हो सकता है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ करो अभी जो पैटर्न दिखाई दे रहा है दैट इज ऑफ द एक्सपोनेंशियल टाइप, एक्सपोनेंशियल टाइप का ग्रोथ कर्व है।